ईडी की ताप में केजरीवाल और हेमंत सोरेन, समन, इनकार और अनिश्चित भविष्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ महीनों से प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में हैं। आइए जानते हैं, दोनों मामलों में कब से क्या हो रहा है, ईडी ने कब समन भेजे और दोनों मुख्यमंत्रियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, साथ ही भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। जनवरी 2023, दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू। जुलाई 2023 ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पहली बार केजरीवाल को समन भेजा। केजरीवाल ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। अगस्त 2023, झारखंड में खनन घोटाले के सिलसिले में ईडी ने सोरेन को पहली बार समन भेजा। सोरेन ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। सितंबर 2023, ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजा। केजरीवाल ने फिर से इनकार किया। नवंबर 2023, ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भेजा। केजरीवाल ने फिर से इनकार किया और ईडी पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। दिसंबर 2023, झारखंड में खनन घोटाले के मामले में ईडी ने सोरेन को छठा और सातवां समन भेजा। सोरेन ने दोनों बार इनकार किया। जनवरी 2024, अभी तक दोनों मुख्यमंत्रियों ने आने वाले किसी भी समन पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। केजरीवाल और सोरेन दोनों ने लगातार ईडी के समन का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये जांच राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी का कहना है कि वे सिर्फ अपना काम कर रही है और दोनों मुख्यमंत्रियों से सवाल जवाब करना जरूरी है। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। यदि केजरीवाल और सोरेन लगातार ईडी के समन का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक यह कहना मुश्किल है कि आखिर में क्या होगा। तो फिर ईडी किसी व्यक्ति को असहयोग के लिए कैसे गिरफ्तार कर लेती है? इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। असहयोग के लिए गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए में कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है। इस बात की भी कोई सीमा नहीं है कि एजेंसी को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कितने समन जारी करने होंगे कि बुलाया गया व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। कानून स्पष्ट है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। पीएमएलए की धारा 19 कहती है, यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण रखता है, इस तरह के विश्वास को लिखित रूप में दर्ज करने का कारण कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था,
उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर 2023 को कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने की ईडी की शक्ति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति शामिल नहीं है और कहा कि दोनों अलग और विशिष्ट हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति अनियंत्रित नहीं है और अधिकारियों के पास अपनी इच्छा और इच्छानुसार गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा, पीएमएलए की धारा 19 नामित ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति देती है। यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और नहीं यह धारा 50 के तहत जारी किए गए सम्मन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। एक के अधीन शक्तियों के प्रयोग को इस आशंका से रोका नहीं जा सकता कि इससे दूसरे के अधीन शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो पीएमएलए की धारा 50 के तहत बुलाया गया कोई भी व्यक्ति केवल यह आशंका व्यक्त करते हुए ऐसे समन का विरोध कर सकता है कि उसे पीएमएलए की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईडी के हाथों गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। एचसी ने जोड़ा। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, ये देखना होगा।